हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। दोस्तों, आज हम देखेंगे साइंस MCQ सीरीज का 33वां सेट, जिसमें ऐसे प्रश्नों का संग्रह है जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ये सवाल कुछ स्टूडेंट्स को आसान लगें और वो इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि ये सवाल बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जिससे ज्ञानी से ज्ञानी स्टूडेंट भी गलत कर देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला प्रश्न है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.023 गुने 10 के पावर 22, ऑप्शन बी 6.023 गुने 10 के पावर 23, ऑप्शन सी 6.023 गुने 10 के पावर 24, ऑप्शन डी 6.023 गुने 10 के पावर 25। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.023 गुने 10 के पावर 23। दूसरा प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? ऑप्शन ए पारसेक, ऑप्शन बी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी एम्पियर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पारसेक। एक पारसेक का अर्थ होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तीसरा प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? ऑप्शन ए 9.46 गुना 10 के पावर 9 मीटर, ऑप्शन बी 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, ऑप्शन सी 9.46 गुना 10 के पावर 18 मीटर, ऑप्शन डी 9.046 गुना 10 के पावर 15 मीटर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। चौथा प्रश्न है, 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? ऑप्शन ए 0.2642, ऑप्शन बी 0.1642, ऑप्शन सी 0.2442, ऑप्शन डी 0.2341। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 0.2642, यानी 1 लीटर में 0.2642 गैलन होता है। पांचवा प्रश्न है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? ऑप्शन ए 10 के पावर -12 मीटर, ऑप्शन बी 10 के पावर -15 मीटर, ऑप्शन सी 10 के पावर -18 मीटर, ऑप्शन डी 10 के पावर -10 मीटर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 10 के पावर -15 मीटर। वहीं 10 के पावर -12 मीटर को पिको, 10 के पावर -18 मीटर को एटो और 10 के पावर -10 मीटर को एंगस्ट्रम कहा जाता है। छठा प्रश्न है, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन ए रिचर्ड डे, ऑप्शन बी वॉल्टर, ऑप्शन सी जॉन नेपियर, ऑप्शन डी ब्रॉडशॉ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉन नेपियर, यानी जॉन नेपियर ने लॉगरिथम का आविष्कार किया था। सातवां प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी मैक्स प्लांक, ऑप्शन डी कूलम्ब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मैक्स प्लांक, यानी मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वहीं बात करें एडिसन की, तो इन्होंने विद्युत बल का आविष्कार किया था, जबकि न्यूटन ने गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, जबकि कूलम्ब ने विद्युत आवेश के बीच बल को मापने के लिए नियम का प्रतिपादन किया था। आठवां प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर,
ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोफोन, ऑप्शन डी मेगाफोन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। यानी हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं, वहीं हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों का विशिष्ट गुरुत्व, हाइड्रोफोन से पानी के अंदर की ध्वनि और मेगाफोन से ध्वनि का आयाम बढ़ाने का कार्य किया जाता है। 9वां प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम मात्रक किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 10 के पावर -10 मीटर, ऑप्शन बी 10 के पावर -8 मीटर, ऑप्शन सी 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। जी हाँ, इस सवाल का उत्तर मैंने 5वें प्रश्न में बताया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10 के पावर -10 मीटर। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए कक्षा की त्रिज्या पर, ऑप्शन बी उपग्रह के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी पृथ्वी से उपग्रह को दिए गए वेग पर, ऑप्शन डी सूर्य से उसकी दूरी पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग v बराबर होता है √g/m/r, जहां g बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, r बराबर कक्षा की त्रिज्या होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कक्षा की त्रिज्या पर। 11वां प्रश्न है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी दाब ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न संख्या 12 है, यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 50% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 50% घट जाएगा, ऑप्शन सी 125% बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी 125% घट जाएगा। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 125% बढ़ जाएगा। 13वां प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, यानी अनुदैर्ध्य तरंग किसमें उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन ए सभी माध्यम में, ऑप्शन बी ठोस में, ऑप्शन सी द्रव में, ऑप्शन डी गैस में। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सभी माध्यम में, यानी अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। 14वां प्रश्न है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी पारा। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोहा, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगों के लिए माध्यम का दृढ़ होना आवश्यक है। 15वां सवाल है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रत्यास्था गुणांक, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ऑप्शन सी जड़त्व गुण, ऑप्शन डी प्लांक का नियतांक। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रत्यास्था गुणांक। 16वां प्रश्न है, पनडुब्बी किस पर आधारित है? ऑप्शन ए न्यूटन के प्रथम गति नियम पर, ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी पास्कल के नियम पर, ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 17 है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि? ऑप्शन ए समुद्र गहरा होता है, ऑप्शन बी समुद्र काफी दूर तक फैला रहता है, ऑप्शन सी समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऑप्शन डी समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। 18वां प्रश्न है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी
20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से कम। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से कम। जबकि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो ध्वनि होती है उसे हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 19वां प्रश्न है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग ऑप्शन ए आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी दुगना हो जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आधा हो जाएगा। आइए जानते हैं कि कैसे आधा हो जाएगा। ध्वनि का वेग v बराबर होता है f इंटू लैम्डा, जहां v बराबर ध्वनि का वेग, f बराबर ध्वनि की आवृत्ति, लैम्डा बराबर तरंग की लंबाई या तरंग दैर्घ्य। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जब आप लैम्डा को आधा करेंगे तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, ध्वनि तरंगे क्या हैं? ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य, यानी कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। 21वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी दुगुनी, ऑप्शन सी तिगुनी, ऑप्शन डी चौथाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आधी। जैसा कि हम जानते हैं f बराबर यानी फोकस बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 22वां प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए वास्तविक सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा, ऑप्शन सी काल्पनिक सीधा, ऑप्शन डी काल्पनिक उल्टा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी काल्पनिक एवं सीधा। 23वां प्रश्न है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ध्वनि तरंग का, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग का, ऑप्शन सी पराबैंगनी तरंग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग का, यानी प्रकाश तरंग दोनों ही होता है, विद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी उभयोत्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तल। 25वां प्रश्न है, E बराबर mc स्क्वायर को प्रतिपादित किया था, यानी E बराबर mc स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी निल्स बोर ने, ऑप्शन डी एनरिको फर्मी ने। जी हाँ, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी आइंस्टीन ने, यानी E बराबर mc स्क्वायर, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत भी कहा जाता है, को आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था, जहां E बराबर ऊर्जा, m बराबर द्रव्यमान और c बराबर प्रकाश का वेग होता है। 26वां प्रश्न है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है? ऑप्शन ए यूरेनियम में, ऑप्शन बी प्लूटोनियम में, ऑप्शन सी पोलोनियम में, ऑप्शन डी रेडियम में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यूरेनियम में। यूरेनियम में कहने का अर्थ है यूरेनियम के समस्थानिक में, जिसका परमाणु भार होगा 233। यह आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। 27वां प्रश्न है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए? ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी निम्न गलनांक, ऑप्शन सी उच्च नम्यता, ऑप्शन डी उच्च गलनांक।
इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी निम्न गलनांक, यानी फ्यूज का पदार्थ निम्न गलनांक का होना चाहिए। 28वां प्रश्न है निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? ऑप्शन ए एक्स किरण, ऑप्शन बी अवरक्त किरण, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरण, ऑप्शन डी गामा किरण। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी गामा किरण। दोस्तों इस प्रश्न में एक और प्रश्न छुपा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन से होते हैं। एक्स किरण, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण और गामा किरणें सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। 29वां प्रश्न है ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऑप्शन ए दिष्ट धारा में, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा में, ऑप्शन सी दोनों प्रकार की धारा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दिष्ट धारा में, यानी कि डीसी में। 30वां प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी स्वप्रेरण, ऑप्शन डी अन्योन्य प्रेरण। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। 31वां प्रश्न है घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में, ऑप्शन डी कोई निश्चित नहीं, यानी किसी निश्चित क्रम में नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी समानांतर क्रम में। वहीं बात करें फ्यूज और आमीटर की तो ये भी श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, जबकि वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों अभी जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं ये भी कई बार परीक्षाओं में सवाल के जरिए पूछ लिए जाते हैं। 32वां प्रश्न है ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी विकिरण। 33वां प्रश्न है न्यूनतम संभवतः ताप कितना होता है? ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 1 डिग्री सेल्सियस। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस, और इसे हम परम शून्य ताप के नाम से भी जानते हैं। 34वां सवाल है यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती, यानी दिन की अवधि पर क्या फर्क पड़ता? ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी ज्यादा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी आधी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए कम, यानी अगर पृथ्वी पर वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि कुछ कम होती। 35वां प्रश्न है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी कोरोना, ऑप्शन सी प्रभात मंडल, ऑप्शन डी कोई भाग नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी कोरोना। जबकि सूर्य के वायुमंडल का वह भाग जो प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर होता है उसे वर्णमंडल कहते हैं। आज के सेशन का 36वां और आखिरी प्रश्न है सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश ऑप्शन ए वायु से कांच में जाए, ऑप्शन बी वायु से जल में जाए, ऑप्शन सी कांच से वायु में जाए, ऑप्शन डी जल से वायु में जाए। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कांच से वायु में जाए, अर्थात सघन से विरल माध्यम में जाए। दोस्तों साथ में इसे भी जान लीजिए कि हीरा मृगमारिच का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड फैक्ट्स यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक कर हमें मोटिवेट करें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।